अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साज़ों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और इस बड़ी खबर का ताल्लुक बड़ी शख्सियत से है, बड़े इदारे से है। पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसके सरबराह DGISI जनरल अदीब अंजुम से मुताल्लिक खबर है। और यकीनन ये पोजीशन बहुत अहम है एज फार एज पाक फौज इज कंसर्न एंड एज फार एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इज कंसर्न। DGISI की तब्दीली एक बहुत बड़ा फ्रंट है, होने जा रही है, नहीं होने जा रही, एक बड़ा फ्रंट ओपन करने जा रही है पाक फौज, जिसको वो स्ट्रैटेजी अज़्म इस्तेहकाम का नाम दे रहे हैं। वो विजन भी नहीं है, वो ऑपरेशन भी नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी है। अब इससे पहले, इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने से पहले, जाहिर है ये पोस्ट ऐसी है कि जो इतनी अहम है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इससे बहुत लिंक्ड है। और DGISI जनरल अदीब अंजुम को इससे पहले जो एक्सटेंशन दी गई, उसकी वजह भी जहाँ पर एक ऑपरेशन को बताई गई, दहशतगर्दों से निपटना बताई गई, वहीं पॉलिटिकल डोमेन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी थे। और ये पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसको कहता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से लिंक्ड है, तो आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें कि DGISI की तब्दीली असल में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तब्दीली का बायस बनी है। DGISI का ऑन बोर्ड ना होना किसी भी फेल्ड जो अटेम्प्ट है उसकी वजह बनी। तो खैर, ये क्या खबर है, क्या मामला, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गुज़श्ता रात मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा MNA जुनैद अकबर खान साहब मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा खुद दिया या इस्तीफ़ा लिया गया। वो कहानी खैर उन्होंने ऑन एयर तो नहीं बताई, लेकिन ऑफ द कैमरा वो कहानी हम तक ज़रूर पहुँच गई और फिर वो कहानी हमने अपने व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखी भी। उन्होंने इस बात का बरमला इज़हार और एतराफ़ किया कि पार्टी के अंदर एक राय पाई जाती है कि वो लोग जो इमरान खान से जाके जेल में मिलते हैं, वो फैसले अपनी मर्जी के करा देते हैं या इमरान खान तक ठीक मालूमात नहीं पहुंचाते। ये कंसर्न्स, ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, खान के ऊपर जान भी कुर्बान है। मगर वो लोग जो इस वक्त लीडरशिप है, वो जो जिनकी एक्सेस है, रसाई है इमरान खान तक, वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो क्या बात करते हैं, इमरान खान साहब क्या कहते हैं और हमें क्या कन्वे होती है, इस पे तशवीश पाई जाती है। अब हुआ ये है कि जुनैद अकबर खान साहब भी कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इंपॉर्टेंट मेंबर थे, मगर उन्होंने भी अब कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है और बता ये रहे हैं कि भी और कुछ लोग भी हैं जो ऐसा ही इरादा रखते हैं कि पार्टी की जो कोर मेंबरशिप है उससे मुस्ताफ़ी हो जाएँ। लेकिन यकीनन इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बतौर पार्टी तो नहीं होगा। इसका फ़ायदा यकीनन ओपोनेंट्स को होगा, जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर होना चाहिए। इस एहतजाज को रिकॉर्ड आप ऐसे वक़्त पे करा रहे हैं कि जिस वक़्त आपको खुद एहतजाज हुकूमत के खिलाफ करना है, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर बहस हो सकती है। कतई नज़र इस बात से ये खतरे की घंटी है और अगर इसी तरह इस्तीफ़ों की झड़ी लगती रही, तो फिर वो जो कॉज़ है, जो इमरान खान का कॉज़ है, वो कॉज़ को डेंट पहुँचेगा, डैमेज पहुँचेगा और फ़ायदा कोई और उठा जाएगा। तो जुनैद अकबर खान साहब से जो कल बात हुई, उसमें ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें हो गई थी, लेकिन अब पब्लिक डोमेन में क्योंकि आ गई हैं और वो इस्तीफ़ा भी आ गया है, और मैं आपको सिर्फ़ इतना बता सकता हूँ कि सिर्फ़ जुनैद अकबर खान अकेले नहीं हैं, बल्कि और कुछ लोग भी जुनैद अकबर खान जैसी राय रखते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इमरान खान से जो लोग मिल रहे हैं, वो ठीक चाल नहीं चल रहे हैं। वो असल में पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर काम करते हैं। ये एक तासुर है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजबूत होता चला जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि DGISI जनरल अदीब अंजुम को इससे पहले एक्सटेंशन दी गई थी, लेकिन अब दो राय थी, क्या उनको कंटिन्यू कराया जाए या ना कराया जाए। जरा इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं, रिपोर्टेडली 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 DGISI जनरल अदीब अंजुम को एक्सटेंशन ना देने का फैसला किया गया है। और ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यानी आप समझ लीजिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2 महीने हैं जलालुद्दीन मंजूम साहब के पास। और जो तारीख बताई जा रही है, वो 12 सितंबर 2024 की है, यानी 12 सितंबर 2024 तक जलालुद्दीन मंजूम बतौर DGISI खिदमात अंजाम देंगे। उसके बाद वो अपने इस ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे और कोई नया DGISI आ जाएगा। अब सवालात बहुत सारे हैं, नया DGISI कौन होगा और पुराना DGISI कहाँ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से पहले कुछ लोगों का ख्याल ये था कि नदीम अंजुम साहब को कंटिन्यू किया जाए। पॉलिसीज़ का तसलसल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। मगर नदीम अंजुम साहब खुद भी मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और
वो अब जो है वो ज़ाहिर है एक नया टास्क देने की बात हो रही है, नया मिशन देने की बात हो रही है और इस हवाले से एक तासुर तो मौजूद है और तासुर मौजूद है कि हो सकता है कि उनको अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनात कर दिया जाए। ये खबर पहले भी आ चुकी है लेकिन इसके एक बैकलैश से भी जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं। कुछ ऐसी खबरें भी उड़ाई गई कि शायद नदीम अंजुम साहब को जो नया टास्क दिया जाएगा वो कॉर्प्स कमांडर रावलपिंडी का होगा लेकिन इस हवाले से अब तरदीद आ रही है। जो सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा अब ये भी बताया जा रहा है कि नदीम अंजुम साहब बहुत दूर जाएँगे कहीं, जो लाइकली अमेरिका वाला प्लान है। और फिर जो डीजीसी हैं, मेजर फैसल नसीर साहब, जब नदीम अंजुम साहब का टेन्योर खत्म होगा तो डीजीसी जो है उनको भी किसी और जगह पोस्ट किया जाएगा। इस हवाले से भी ये एक तयशुदा प्लान है जो सामने आ रहा है। अच्छा अब यकीनन जब इस तरह की फील्ड पोज़ीशन चेंज होती है, फील्ड प्लेसिंग चेंज होती है, जो अभी नहीं की जा रही थी और बवजूद स्ट्रैटेजिकली नहीं की जा रही थी। अब जब होगी तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो मैसिव रीशफलिंग है इससे पहले ही हो रही है और वो 3 स्टार जनरल रैंक तक नहीं है बल्कि उससे नीचे की है। जो फील्ड पोज़ीशन है वो अकॉर्डिंगली जो चीफ साहब हैं उन्होंने सेट कर ली है और वो ये समझते हैं कि यकीनन अब ज़ाहिर है मज़ीद कितनी देर तक डीजीआईएसए को कंटिन्यू कराएँगे। अब जाना है तो जो नया आएगा वो भी कोई ज़ाहिर है कोई ऐसा जो है वो ऑफ़िसर होंगे जो बड़े बाएतमाद हों और जो सेम पेज पे हों, जो हम ख़याल हों और ज़ाहिर है बारहा ये कहा जा चुका बतौर तर्जुमान पाक फ़ौज ये कह चुके कि फ़ौज वहाँ देखती है 8 लाख फ़ौज जहाँ चीफ़ देखता है। तो चेन ऑफ कमांड जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाए, फ़ॉलो किया जाए क्योंकि इस हवाले से जो हमारी तारीख़ है वो बहुत तल्ख़ रही है। कि अगर सेम पेज ना हो चीफ़ और डीजीआईएसआई के माबैन तो मामलात उखड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज़ाहिर है एक अनसर्टेनिटी को देखते हुए ही अभी तक उनको कंटिन्यू कराया गया। तो इसका मतलब ये है कि 2 महीने हैं और 2 महीने के बाद जो सियासी मंज़रनामा है वो क्या होगा? अ, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहना क़ब्ल वक़्त होगा। ये तासुर मौजूद है कि सितंबर सितमगर भी साबित हो सकता है और सितंबर में कुछ सियासी महाज़ के ऊपर भी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। विद द चेंज इन द चेन विद द चेंज इन द कमांड कुछ भी जो है वो हो सकता है और सितंबर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और नवंबर में फिर अमेरिका में इंतखाबात भी हैं। तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कि इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर इतनी जल्दी यानी जल्दी तो मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अब आने वाले दिनों में यानी कुछ 60 रोज़ बाकी रह गए हैं और तारीख भी ज़रा कंफर्म कर रहे हैं लेकिन इस वक्त में तब्दीली होना यकीनन बहुत सारी तब्दीलियों को अपने साथ लेकर आएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।